सुहेल, तलहा, उमैर, 3 लोगों के नाम पे। ठीक है, सवाल ऑटम 2009 क्वेश्चन 6D। सुहेल, तलहा, उमैर एंड कंपनी पार्टनरशिप कंसर्न है, ये कर रहे हैं ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ। द फर्म बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम शाइनिंग स्टार लिमिटेड। शाइनिंग स्टार से आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है। आफ्टर सम टाइम तलहा एंड उमैर ऑन देयर ओन अकाउंट बॉट 3 मोर प्लॉट ऑफ लैंड्स इन द सेम लोकेलिटी एंड मेड गुड प्रॉफिट्स। कुछ अरसे बाद तलहा और उमैर ने अपने जाती अकाउंट से खुद से कुछ और प्लॉट खरीदे उसी जगह पर, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बना लिए। सुहेल ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ सच प्रॉफिट्स सूड तलहा एंड उमैर फॉर हिज शेयर। जब सुहेल को पता लगा कि तलहा और उमैर को तो फायदा हो गया, उसने उन पे केस कर दिया। उसने कहा भाई मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्सप्लेन वेदर तलहा एंड उमैर आर लायबल टू शेयर सच प्रॉफिट्स विद सुहेल। पार्टनरशिप ने पहले एक जगह एक ज़मीन खरीदी, उसे पार्टनरशिप को फ़ायदा हुआ। ये देखते हुए तलहा और उमैर ने अपने ज़ाती पैसों से भी वहाँ पे उसी जगह पे चीज़ें खरीद ली, उनको भी फ़ायदा हो गया। तो तीसरे पार्टनर ने जेलस होकर कहा कि ये तो पार्टनरशिप का हिस्सा है, मुझे भी प्रॉफिट दो। तो क्या वो पार्टनरशिप का हिस्सा है? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों से खरीदे और कोई इंटेंशन नहीं बताई कि तो जो अपने पैसों से खरीद रहे हैं वो उसी का होता है, जो फर्म के पैसों से खरीदते हैं उसी का होता है, अनलेस कि ये तय कर लें कि उसने खरीदा है लेकिन उसका है, या उन्होंने खरीदा है और इसका है। तो जी अब अगेन, अगर उसका बिजनेस होता प्लॉट खरीदने का, सवाल ने शुरू में हमें कंफ्यूजन से बचा लिया। पार्टनरशिप कंसर्न इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ, इसका मतलब है इसका ये काम नहीं था। तो अब हम यहाँ कंपीटिंग बिजनेस वाली बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर कहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है तो फिर वहाँ हम ये वाली बहस कर देते हैं कि ये तो कंपीटिंग बिजनेस हो गया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। डन। उबैद राहील परवेज पार्टनर्स थे फर्म में। सितंबर 1, 2009 को परवेज रिटायर हो गया पार्टनरशिप से और रिमेनिंग पार्टनर ने बिजनेस कंटिन्यू किया विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एज बिटवीन देम एंड परवेज। ये पार्टनर्स थे तीनों, एक बंदा छोड़ गया, बाकियों ने बिजनेस कंटिन्यू कर लिया और सेटलमेंट अभी नहीं की आपस की और परवेज की। इन लाइट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब द राइट ऑफ परवेज इन अबव सर्कमस्टांसेस। ऊपर के सर्कमस्टांसेस में बताएं परवेज की क्या राइट्स हैं। परवेश चला गया है लेकिन अभी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है। जी, जनरल रूल्स, उसको इक्वल शेयर अभी भी मिलता रहना चाहिए जब तक फर्म चल रही है। हाँ, जब उसके साथ तय हो जाए और उसको उसके एसेट्स का हिस्सा वापस कर दिया जाए तो फिर वो उसको प्रॉफिट देने का वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अभी चूंकि उसके साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुई, कुछ वो नहीं हुआ, उसको अपना प्रॉफिट जो पार्टनरशिप में रखा हुआ हिस्सा नहीं मिला, तो वो बराबर ही काउंट हो रहा होगा जैसे बाकी सब बराबर काउंट हो रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, जब आपस में तय करें तो फिर जनरल रूल्स अप्लाई कर जाते हैं। क्लियर? दानिश एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उसने बासित को पार्टनरशिप में एंटर कर दिया और उसे कहा कि इसकी प्रैक्टिस 20 मिलियन एनुअली कमा के देती है। लॉयर ने कहा आज जो प्रैक्टिस में ज़बरदस्त नोटू है, 20 मिलियन साल का मिल जाता है, और ये कह के बासित को वो अपने साथ पार्टनरशिप में ले आया। लेटर होएवर इट वॉज रिवील दैट फर्म इज अर्निंग ये नॉट इजाफी है, इज अर्निंग नॉट मोर देन 8 मिलियन पर एनम। बाद में आके उसे पता लगा कि भाईजान ये तो 8 मिलियन से ऊपर की कहानी नहीं है। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब द राइट्स अवेलेबल टू बासित अंडर द सर्कमस्टांसेस। बासित के पास क्या राइट्स अवेलेबल है? बासित को बुला के उसने कहा कि आ जाओ, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है, पैसा ही पैसा है, 20 मिलियन कमाते हैं। जब बासित आ गया तो बाद में उसे पता लगा 20 मिलियन नहीं है, 8 मिलियन है। बासित के साथ फ्रॉड हुआ है। जब फ्रॉड हुआ है तो उसके पास वॉइडेबल ऑप्शन है, तो वो ये पार्टनरशिप छोड़ सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया, पैसे बर्बाद कर दिए, तो वो क्लेम कर सकता है। अब चूँकि पार्टनरशिप के लॉ में हमें नहीं पता इसका क्या जवाब है, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक जो चीज़ हमें पार्टनरशिप में ना मिले उसका जवाब कहाँ से देंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। क्या ये बात मोटी मोटी समझ आई? Rafiq, Bari and Furqan have decided to establish a partnership business for trading in
medical equipment. In the absence of any express contract, advise them of their mutual rights and liabilities under provision of Partnership Act. अगर आपस में कुछ तय ना हुआ हो तो उनके म्यूचुअल आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं वो बता दें। तो वो जनरल रूल्स वो जो वहाँ पे वो शुरू वाले जो जनरल ड्यूटीज़ थी वो बता सकते हैं, और फिर छोटी मोटी बातें हैं, यानी कि टेक्निकली हमने जो उधर लिखा हुआ है वो सारी बातें लिखी जा सकती हैं। 9 नंबर इसलिए था कि कुछ चीज़ें सामने और कुछ चीज़ें सोच सोच के बीच बीच में से निकाल के बतानी थी। डन, सीधा सवाल पूछ लिया। काशिफ, इरफान एंड शुजात पार्टनर है फर्म में। इरफान ने एक शॉप अपने नाम पे खरीदी है। ही इशूड अ चेक फ्रॉम द पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट से पैसे दिए और शॉप खरीदी अपने नाम पे, एंड डेबिटेड हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस। और पार्टनरशिप के अकाउंट्स में अपने आप को डेबिट कर दिया कि हाँ भाई मेरे से तुम्हारा रिसीवेबल है। तो पार्टनरशिप से पैसे लगाए, पार्टनरशिप में अपने नाम का लोन क्रिएट किया और वो अपने नाम पे वो शॉप ले ली। तो क्या इसने इंटेंशन बताई है? या इंटेंशन उसने बताई है एंट्री करके रिसीवेबल, यानी उसने साबित किया है कि हाँ भाई ये मैं फर्म के पैसों से ले ली है लेकिन ये मेरे से रिसीवेबल है। ही रेंटेड आउट द शॉप, उसने शॉप रेंट पे चढ़ा दी और क्रेडिट कर दी रिसीट ऑफ रेंट इन हिज कैपिटल अकाउंट, और जो उससे आता था वो अपने कैपिटल अकाउंट में डालना शुरू हो गया। काशिफ हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रैक्टिस। काशिफ ने कहा ये क्या कर रहे हो, और उसने इरफान से कहा कि ये शॉप फर्म के नाम पे रजिस्टर करो क्योंकि ये फर्म की प्रॉपर्टी है। इरफान ने कहा झूठ बोलते हो तुम। एक्सप्लेन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी किसे कहते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट, और फिर ये बताएं इस शॉप का क्या मामला है। अब 7 नंबर है तो पहले तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, आप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछ ली, और फिर कहा बताओ इस शॉप के बारे में। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कहेंगे कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से अगर कोई चीज़ खरीदी जाए और इंटेंशन बता दी जाए तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर इंटेंशन ना बताई जाए और कुछ ना शेयर करे कोई तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ उसने इंटेंशन बताई थी। डन। A and B are partners in a barbecue business. They decided to sell their business along with its goodwill to Lahori Mazza, which is owned by C. तो C को उन्होंने अपनी गुडविल समेत अपना बिजनेस बेच दिया। Describe the rights of above party under the partnership act if A and B decide to carry on similar business and nothing is mentioned in this regard under the agreement. Agreement में कुछ तय नहीं हुआ, उन्होंने गुडविल समेत इसकी दुकान खरीद ली है और ये लोग अब चाहते हैं कि हम उसी इलाके में इसी तरह का बिजनेस दोबारा से शुरू करें, और एग्रीमेंट खामोश है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पार्टनरशिप में देखेंगे, नहीं जहाँ समझ आएगा तो फिर कहाँ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर कोई आपकी गुडविल समेत आपसे खरीद रहा है तो फिर वो आपको रोक सकता है उसी इलाके में काम करने से, तो ये उस इलाके में उसको काम करने से रोक सकते हैं। अगर उन्होंने रोक दिया एग्रीमेंट में तो फिर ये पाबंद होंगे, ये फिर वो वाला काम नहीं करेंगे। What are rights of partner as regard to the conduct of business? बिजनेस कंडक्ट होने के हवाले से क्या राइट्स हैं? क्या राइट्स हैं पार्टनर के? मशवरा लिया जाए उससे, बुक्स देख सके, इंडेमनिटी मिले अगर कोई भी किसी की वजह से उसको नुकसान हुआ है। तो जो भी एक पार्टनर के राइट हैं बिजनेस के अंदर वो सारे के सारे यहाँ लिखने वाले थे। आतिफ, राजा एंड नाजिर आर पार्टनर्स इन बुलंद एसोसिएट्स। आतिफ विदाउट इन्फॉर्मिंग राजा एंड नजीर सोल्ड वन ऑफ द बुलंद एसोसिएट्स प्राइम प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड तारिक। बगैर बाकियों को बताए इसने बुलंद एसोसिएट की एक मेन प्रॉपर्टी उठा के बेच दी तारिक को, एंड एम्बेजल्ड द मनी रिसीव्ड इन कंसिडरेशन, और जो पैसे मिले वो भी खुर्द बुर्द कर दिए। एक तो ज़मीन बेच दी कमाल, और ऊपर से जो पैसे आए उसमें भी खुद बुद कर दी। इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एडवाइज द राइट अवेलेबल टू राजा एंड नज़ीर अंडर द सर्कमस्टांसेस। अब ये आतिफ नामी इस फ्रॉडिये को ये राजा और नज़ीर क्या कर सकते हैं? उसे पैसे क्लेम करेंगे, धोखा दिया उसने, बगैर इनकी इजाज़त के प्रॉपर्टी एक तो बेच दी, ऊपर से पैसों में भी खुद बुद कर दी। तो इसने अपना पार्टनर होने का हक अदा नहीं किया, बेईमानी की, चालबाजी की, तो ये उससे अपने सारे नुकसान रिकवर कर सकता है। अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ब्रीफली स्टेट व्हाट मे बी रिगार्डेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म किसे कहेंगे बता देंगे। अबव पार्टनरशिप बिजनेस वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 2015। अब पीछे एक पार्ट ए होगा, उस पार्ट ए में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, भूल जाते हैं वो क्या है, हम समझते हैं द पार्टनरशिप बिजनेस वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 2015। इन मार्च 2015 बहरम रिसीव्ड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 100,000 फ्रॉम पार्टनरशिप बैंक।
he informed the bank that money would be used to construct a new cash counter in the departmental store. बैरम ने एक पार्टनरशिप के बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया 1 लाख का, और क्या बताया कि ये पैसे किस लिए इस्तेमाल होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश काउंटर के लिए. However, he used the money to pay for his wife's Dubai trip. वाह वाह. तो उसने लाख रुपया उठा के बैंक से ओवरड्राफ्ट निकाला कि हम कैश का काउंटर बनाएंगे, और उससे अपनी बेगम को दुबई घुमा दिया. एडवाइस नोमी सुल्तान. अब ये उस वाले सवाल में 3 पार्टनर होंगे, एक नोमी होगा, एक सुल्तान होगा, एक बहरम होगा. अबाउट देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड दैट ऑफ फर्म इन रिलेशन टू अबव ट्रांजैक्शन. इस ट्रांजैक्शन में इनके आपस के राइट्स बताएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. फर्म का पैसा इस्तेमाल किया, तो फर्म का पैसे आप अगर ना बताए तो फर्म के लिए इस्तेमाल होता है, ऊपर से बता भी दिया कि मैं फर्म के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिर भी बीच में से निकाल लिए. सीक्रेट प्रॉफिट बनाया है, बेईमानी की है, फर्म के पैसे को मिसयूज़ किया है, तो क्या जिम्मेदारी है, कंपनसेशन दे सारे लोगों को जो इसने नुकसान किया है उसकी. और अगेन अगर मज़ीद डेप्थ में जाएं तो इतने अरसे तक पैसा निकला रहा, तो वो जो ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पड़ा होगा. वो तो सामने सामने ऑर्डिनरी डैमेज नज़र आ रहा है ना. सवाल ने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये ओवरड्राफ्ट था, तो एटलीस्ट ये पहले तो ये पैसा वापस करे, फिर वो जो ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट भी दे. डन. नोमी सुल्तान और बहरम, ओलो पार्ट ए ये रहा. इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस बनाया था एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने के लिए. बताएं इनके आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, बता देंगे. इन अबव पार्टनरशिप, अच्छा ये बी है, इसका फिर ए भी शायद यही हो, नहीं. इन अब पार्टनरशिप बिजनेस अबव भूल जाते हैं. रूफी इंटेंड्स टू एक्वायर अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द फर्म विद हिज ओन मनी. रूफी का प्लान है कि अपने पैसों से प्लॉट खरीदे. However, is not certain whether the plot would be considered partnership property. वो सोच रहा है मैं अपने पैसों से फर्म के लिए एक प्लॉट ले लूँ, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा. वो आपके पास आया, उसने कहा कुछ सियाने लोग बैठे हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एडवाइस रूफी कि क्या होती है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, उसको कैसे अप्लाई करते हैं. तो आपने डेफिनेशन दे देनी है, और साथ में कह देना है कि नॉर्मली जो फर्म के पैसों से खरीदा जाता है फर्म का होता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड. और जो आप एक इंसान अपने पैसों से खरीदेगा, अगर उसने इंटेंशन बताई है कि फर्म की प्रॉपर्टी है, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी है. डन. राहील, समीना और उमेर ने एग्री की है कि वो एक पार्टनरशिप बनाएंगे और ये प्रिंटिंग करेंगे स्टडी टेक्स सीए स्टूडेंट्स के लिए पेशावर में. वाह जी वाह. सीए के बच्चों के लिए किताबें पब्लिश होनी है, और राहील, समीना और उमेर ने तय किया है कि हम ये पार्टनरशिप करेंगे. राहील वांट्स टू स्पेसिफाई द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट सो दैट दीज कैन बी चेंज विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. वेयर समीना एंड उमेर डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी एंड बिलीव दैट एम्प्लॉयड अथॉरिटी में बी एक्सटेंडेड टू बाइंड द फर्म व्हेनेवर रिक्वायर्ड. एक बंदा चाह रहा है हर बात लिखत पढ़त में हो जाए, बाकी मानते हैं कि नहीं भाई कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं पार्टनरशिप में, तो वो तो वैसे ही चलती हैं. Under Partnership Act list the general duties of partner which cannot be modified by agreement amongst them. वो जो शुरू वाली जनरल ड्यूटीज़ हैं वो पूछी हैं. टाइप 2 सवाल था, सिनेरियो माहौल बनाया, लेकिन पूछी सीधी बात. 1 जुलाई 2016 को आबिद, रिजवान और सलमान ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है और 2 लाख ईच कंट्रीब्यूट कर दिया है फर्म के कैपिटल में. आबिद, रिजवान और सलमान इन्होंने काम शुरू किया और 2-2 लाख रुपये उठा के कैपिटल में डालते हैं. दे ऑल्सो एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, और ये भी तय किया कि प्रॉफिट बराबर डिवाइड होगा. आबिद इन एडिशन टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन पेड 100,000 टू वन ऑफ द सप्लायर एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. एक सप्लायर को उसने लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे भी जमा कराया अपने पैसों से फर्म के लिए, यानी फर्म को उधार दे दिया एक तरह से. All the partners are entitled to interest at the rate of 8% of their capital. हर पार्टनर का तय ये हुआ है कि जो भी उनका कैपिटल होगा उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलेगा. However, during the year the firm incurred a loss of 80,000. लेकिन इस साल फर्म को हुआ है लॉस. पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक बताएं कि हर पार्टनर को कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा. दो लाख हर पार्टनर का है और साल का कितना तय हुआ हुआ है 8% कैपिटल पे मिलेगा, तो 2 लाख का 8%.
16,000। 16,000 तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन एक भाई साहब ने पैसे दिए हुए हैं लाख रुपए, लाख पे कुछ तय हुआ है, जब तय नहीं हुआ तो कितना लगेगा 6%, तो 6,000 वो, तो 16 और 6 22 एक का हो जाएगा, बाकियों के 16 होंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इनको लॉस है कैलकुलेट कर लेंगे और उठा के अकाउंट्स में डाल देंगे पेबल के तौर पे, जब प्रॉफिट होगा तब दे देंगे। बात कुछ समझ आई? ठीक है। गुल, रजा एंड समी आर पार्टनर्स इन GRS। वाजीवा, गुल, रजा एंड समी, इन्होंने अपने कैपिटल लेटर्स पकड़े। ये गारमेंट्स की एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं। रजा डिस्कवर्ड दैट अ सप्लायर MP offer reasonable rates for consumable store and put forth a resolution that MP should be included in the firm list of supplier। रजा ने देखा एक बड़ा अच्छा सप्लायर है, उसने सबसे कहा भाई हमारी जो फर्म की सप्लायर्स की लिस्ट है इसमें इसको भी ऐड कर दें MP को, ये अच्छा आदमी है। MP इज ओन्ड बाय गुल। MP नामी जो बिजनेस है उसका मालिक कौन है? गुल। एंड मैनेज बाय हिज ब्रदर्स, और उसके भाई उसे मैनेज करते हैं। बट गुल डज नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट, लेकिन गुल पी गई। जब ये सप्लायर तय हो रहा था तो गुल खामोशी से जो है ना, गुल ने तो नहीं मशवरा दिया था, मशवरा तो किसी और ने दिया है। गुल के भाइयों का काम था, गुल का अपना काम भी था, भाई भी उसमें थे, गुल खामोश बैठी रही। अगर गुल एक फीमेल है तो वेन हो सकता गुल खान हो, तो हो सकता है कोई मेल। व्हेन रजा एंड समी बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट, उन्होंने गुल से कहा पह हमें प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट तो हमारा है। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक बताएं क्या गुल बाउंड है ये शेयर करने का? गुल ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? गुल ने खुद तो मशवरा नहीं दिया था, लेकिन गुल ने छुपाया कि फलाना बिजनेस मेरा है, जबकि पार्टनर्स को एक दूसरे से फेथफुल होना, ट्रस्ट रखना बड़ा ज़रूरी है। तो एक सप्लायर जो कि नया ऐड हो रहा है जिसमें आपका ज़ाती मफाद है, तो आपने हमेशा बताना है। उसने नहीं बताया, छुपाया, तो इसने गलत हरकत की। इसका मतलब है कि वो फिर प्रॉफिट्स जो उसने कमाए वो पार्टनर्स में डिवाइड करे। इसका मतलब है कि ज़्यादातर सवाल जवाब है कॉमन सेंस है, लॉ बड़ा कम ही कोट हो रहा है। ओह हैवी सा सवाल। तकी, साकिब और अबरार ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर है। एग्रीमेंट में आपस में इन्होंने डिसाइड किया है कि नो पार्टनर शैल हैव अथॉरिटी टू बाय और सेल गुड्स बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 20,000 विदाउट कंसेंट ऑफ। आपस में तय किया कि हम में से कोई 20,000 से ऊपर का माल कस्टमर को नहीं देगा जब तक कि हम इसमें वो ना कर लें, सारों से मशवरा ना हो जाए, बाय या सेल। इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, इस रिस्ट्रिक्शन को नहीं जानता था कौन? वाजिद। वाजिद सोल्ड गुड्स वर्थ 45,000 टू साकिब हु डिड नॉट कंसल्ट विद अदर पार्टनर्स। वाजिद एक थर्ड पर्सन ने 45,000 के गुड्स बेच दिए साकिब को, और साकिब ने बाकी पार्टनर से मशवरा नहीं किया। तो साकिब ने क्या किया? गंदी बात की। लेकिन वाजिद ने क्या किया? वाजिद को तो पता ही नहीं था कि आपस में क्या तय हुआ है। अगर उसे पता होता तो वो बाउंड होता, उसे नहीं पता था। उसने पार्टनर्स को देख के क्या सोचा होगा कि इनकी किस किस्म की लायबिलिटी होगी? जॉइंट एंड सेवरल, इनमें से किसी एक से डील कर लो, भले सबसे डील कर लो। तो बताएं क्या फर्म और उसके पार्टनर वाजिद को लायबल हैं? वाजिद का तो कोई कसूर नहीं। पहले ये वाजिद को लायबल होंगे, बाद में पकड़ेंगे अपने पार्टनर को कि तुमने क्यों खिलाफ वर्जी की। लेकिन फर्म एज अ फर्म तो बाहर वाले बंदे को रिस्पॉन्सिबल है ना। इस फर्म ने 45,000 का माल खरीदा है तो इस फर्म ने तो देना है, क्योंकि हर पार्टनर बाकियों के ब्याह पे काम करता है। हाँ, जिस पार्टनर ने ईमानदारी नहीं दिखाई, अपनी बेईमानी कर दी, ड्यूटी सही से अदा नहीं की, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। लेकिन इन फर्स्ट गो आप पहले, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक पार्टनरशिप है 4 बंदों की, उनमें से फर्स्ट करें 4 बंदे यहाँ से ले लेते हैं, 3 बंदे ले लेते हैं। 3 बंदों की पार्टनरशिप है, इन्होंने फ्रॉड कर दिया। किससे? थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन ने आगे ने 5 लाख रुपए दिए। ये अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में बैठे हुए थे, मेज पे बैठे हुए थे। एक बंदा आया, उसने इन्हें 5 लाख दिए। इसने कहा ये 5 लाख मेरा प्रॉपर्टी में लगा दें। तीनों मौजूद थे। इन्होंने कहा मसले कोई नहीं, लग जाएंगे प्रॉपर्टी में। ये गए और अपनी प्रॉपर्टी में लगा दिया और भाग गए। जिसका नुकसान हुआ था उसने वो वाले भाई को पकड़ा, उसने कहा पहे
क्या वो भाई इनकार कर सकते हैं? क्योंकि फर्म ने धोखा दिया है। वो भाई 5 लाख तो दे देंगे, उसके बाद वो भाई कैसे ढूंढेंगे इन्हें? अगर मिल गए तो ठीक है, तो चपेटे वगैरह भी कराएंगे और 5 लाख इनसे रिकवर करेंगे। फर्ज करेंगे ना मिले, अब क्या होगा? अब वो 2 बंदे बेचारे 2.5 लाख वो करेंगे। याद है जॉइंट प्रोमिसेस वाला? वही सारी कहानी मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि धोखा किसी और ने किया है और पकड़ा कोई और गया है, क्योंकि वो लाइबल है अपनी फर्म की हरकतों के लिए। आपस में बैठेंगे तो देखेंगे कौन गलत था कौन सही था। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा था तो 2% का पार्टनर, लेकिन तख्ती लगी हुई थी तो पुलिस उसे पकड़ के सारा लॉस उससे रिकवर कर गई, तो वापस आके वो क्या करेगा? 98% बाकियों से मांगेगा। तो एक है पार्टनर्स के आपस के राइट और एक है थर्ड पार्टीज के साथ पार्टनर्स के राइट। थर्ड पार्टी फर्म को एक यूनिट देखती है, ये पूरी फर्म लायबल है। तो वाजिद ने फर्म को 45,000 का माल बेचा है और वाजिद को किसी ने नहीं बताया था कि 20,000 से ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। अगर वाजिद को बता दिया होता तो वाजिद जो करता वो गलत बात होती। अब वाजिद को ऐसी गलत बात का नहीं अंदाजा, वाजिद ने फर्म के साथ डील की है। अब फर्म लायबल है कि वो वाजिद को पैसे दे। वाजिद को पैसे देने के बाद पकड़ेंगे उसे साकिब वो पकड़ेंगे, एक ही गीता है। डन। Badr and Yasin established a distribution agency for supplying low-cost medicines to hospital. Yasin, by way of verbal agreement, allowed the agency to use his ancestral land for the business of the agency. बदर और यासीन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी मिलकर बनाई है और ये हॉस्पिटल को कम पैसों में दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे। यासीन ने ज़बानी एग्रीमेंट के थ्रू एजेंसी से कहा है कि तुम मेरे आबाओ अजदाद की जो ज़मीन है उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लो। Badr purchased a delivery van in his own name with partnership money. उसने पार्टनरशिप के पैसों से अपने नाम पे एक वैन खरीदी। Badr wants to repay the amount to the partnership and therefore a receivable has been recorded in the partnership books. और बदर चाहता है कि ये पैसे वो वापस करे, तो उसने पार्टनरशिप के अकाउंट्स में रिसीवेबल क्रिएट कर दिया है। Under the provision of partnership describe whether the above assets would be considered to be partnership property. ऊपर 2 एसेट्स हैं, एक वैन है और एक वो आबाओ अजदाद की ज़मीन है। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है कौन सा नहीं है? जो ज़मीन है, जो कि इरादतन तय हुआ है, चाहे ज़बानी तय हुआ है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरह से हो सकता है। जब उसने कहा कि मेरी ये वाली ज़मीन आप पार्टनरशिप के लिए इस्तेमाल कर लें, तो ये उसने पार्टनरशिप को शुरू में वो ज़मीन दे दी है, तो ये ज़मीन पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। लेकिन वो वैन जो भले पार्टनरशिप के पैसों से आई है, जब इरादा था उसने अपने नाम से लिया, रिसीवेबल क्रिएट किया और बाकायदा उसके एक्शन से नज़र आ रहा है कि वो वैन उसने अपने लिए ली है, वो पार्टनरशिप के लिए नहीं ली। डन। अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप स्टेट द मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर व्हिच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एग्रीमेंट। शुरू वाले तो एक बात समझ आ गया कि वो पार्टनरशिप के एसेट्स भी वो पूछ रहा है और वो जो शुरू वाली मैंडेटरी ड्यूटीज है वो भी बार बार पूछ रहा है। अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर व्हिच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एग्रीमेंट। फिर वही सवाल। ताहिरा, फरहाना और सादिया, लें जी 3 खवातीन हैं। ये पार्टनर्स हैं ब्राइडल बुटीक सिचुएटेड इन द लोकल मार्केट। एक लोकल मार्केट में दुल्हन के कपड़ों की दुकान है जिसको चलाती हैं ताहिरा, फरहाना और सादिया। सादिया ऑल्सो ओन्स अ ज्वेलरी शॉप इन सेम मार्केट। उसी मार्केट में जेवरात की भी एक दुकान है। किसकी? सादिया की। शॉप इज मैनेज बाय हर ब्रदर वसी। उसका भाई वसी उस शॉप को चलाता है। ताहिरा एंड फरहाना वर नॉट अवेयर ऑफ सादियाज इंटरेस्ट इन द ज्वेलरी शॉप। ताहिरा और फरहाना को नहीं पता कि ज्वेलरी शॉप में उसका हिस्सा है तीसरी पार्टनर का। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द ब्राइडल बुटीक बाय ज्वेलरी सेट्स फ्रॉम सादिया शॉप। जो आपसे दुल्हन के कपड़े खरीद के जाता है वो थोड़ा सा आगे जाता है और उनकी दुकान से जेवरात खरीद लेता है। ड्यूरिंग ईयर्स सादिया अर्नड हेफ्टी प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन। 10 मिलियन का एक बड़ा हैवी सा उसने प्रॉफिट अर्न किया अपने ज्वेलरी के बिजनेस से। अपॉन नोइंग द फैक्ट ऑफ सादियाज इंटरेस्ट इन ज्वेलरी शॉप, जैसे ही बाकी की 2 खवातीन को सादिया के उस बिजनेस के बारे में पता लगा, ताहिरा और फरहाना दोनों ने सादिया से डिमांड किया कि भाई तुम उसका प्रॉफिट हमें बांटो। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक बताएं क्या ताहिरा और फरहाना मुनासिब बात कर रही हैं? ताहिरा और फरहाना मुनासिब बात नहीं कर रही। क्यों?
ये कंपीटिंग बिजनेस नहीं है। ब्राइडल बुटीक अलग चीज़ है, और या तो ये हो ना कि ये शर्त रखी हुई हो कि जो यहाँ से कपड़े खरीदेगा उसी ने, लोग आते हैं उस मार्केट में इनसे कपड़े खरीद के जाते हैं, थोड़ा सा आगे उनकी ज्वेलरी से वो करते हैं। अब उसने अपने तौर पर एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, या तो वो यहाँ से लोगों को भड़का भड़का के वहाँ भेज रही हो, या इनकी अपनी ज्वेलरी का काम भी हो और वहाँ के बजाय अपनी दुकान पे भेज देती हो, तो वो अपना एक बिजनेस कर रही है, अपना बिजनेस कर रहे हैं। उस बिजनेस में उसने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, उसे कहें कि हमें ट्रीट खिलाओ, बजाय इसके कि आप जो है ना वो उस प्रॉफिट के ऊपर नजर रखें। तो ये प्रॉफिट जो है ना वो सादिया का है, और सादिया को इससे महरूम करना नाइंसाफी है। डन? नहीं जी, हमने खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ उठा ली। क्रिप्टॉन ट्रेडर्स एंड कंपनी KTC जी 4:30 तो नहीं हुए अभी, मतलब मुझे लगा शायद 4:30 हो गए तो आप लोग घबरा गए, तो कम से कम घबराहट का भी तो एक वो बेंचमार्क है। बहुत परेशान हो गए तो बंद कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ी हुई, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक अच्छा फ्लो बना हुआ है। हम देखें 22 तक पहुंच गए और 24 इसमें है नहीं, तो 22 और 23 ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सवाल। अच्छा देख लेते हैं स्लाइडें कितनी, ये 2 3 4 5, एक मिनट, नहीं ये पीछे वाला हो गया था 5, ये 2 छोटे हैं, ये देख लें जल्दी से, ये देख लेते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आइडेंटिफाई द एसेट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। फौरन से बेचारा खत्म हो गया सवाल। 1 नवंबर 2023 को वसीम एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच जाएगा एंड ही इंटेंड टू बिकम GT's पार्टनर। वो एक फर्म का पार्टनर बनना चाहता है बड़ा होने के बाद। स्टेट द कोर्स ऑफ एक्शन दैट वसीम शुड टेक टू बिकम GT पार्टनर, ऑल्सो एडवाइज वसीम अबाउट। नहीं ठीक है, ये इग्नोर कर दें, ये 13 चैप्टर में सवाल क्लासीफाई होगा। अभी हमने एक माइनर कब मेजर होता है और कब पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स में ऐड होता है, तो ये इधर नहीं क्लासीफाई होना चाहिए, मिस क्लासीफाई हुआ हुआ है भाई। वाह, 6 नंबर का सवाल, KTC क्रिप्टॉन ट्रेडर्स एंड कंपनी। हाँ जी, क्रिप्टॉन कौन सा मटेरियल होता है? केमिस्ट्री। वो सुपरमैन जो इस्तेमाल करता है, सुपरमैन जो पावर लेता है, वो कौन से उससे लेता है? वो भी शायद क्रिप्टॉन तो नहीं, ये यूरेनियम से निकलता है, जब उसकी फिशन रिएक्शन होता है उसको पैदा होता है। ठीक है, यूरेनियम से निकलता है, जब उसका वो कौन सा रिएक्शन होता है? फिशन रिएक्शन होता है, तो उसमें से क्रिप्टॉन निकलता है। तो ये जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं केमिस्ट्री से दूर रहा। FSC में ये फैसला, मैट्रिक के बाद ही फैसला कर लिया था कि केमिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, तो अच्छा भला मैंने केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर पढ़ा। तो क्रिप्टॉन एक मटेरियल है। असल मुझे क्रिप्टॉन से जहन में इसको देख के आता कि शायद वो सुपरमैन भी पावर एक ख़ास एलिमेंट से लेता है, तो शायद वो भी कोई क्रिप्टॉन टाइप का कुछ वो मूवी में बताया जाता है, पता नहीं वो कौन सा था। चले, KTC पार्टनरशिप फर्म है, 5 पार्टनर्स हैं और काम करते हैं मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ लेदर जैकेट्स। Operation of KTC is managed by 2 of its partners named Salman and Nadir, while remaining 3 partners are not actively involved. 2 active partners हैं और 3 साइलेंट पार्टनर्स हैं या बहुत ज़्यादा सामने नज़र नहीं आते। मार्च 2022 सलमान presented 2 proposals to Nadir which in his view will improve KTC profitability manifold. He requested Nadir to give his consent to any one of the following 2 proposals so that it may be executed. उसने कहा भाई 2 चीज़ें, इन 2 में से किसी एक पे तुम हाँ कर दो। सलमान और नादिर एक्टिवली काम कर रहे हैं और बाकी 3 लोग ज़रा ज़्यादा डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। 2 मशवरे दिए उसने, कहा या तो रिड्यूस कर दें मटेरियल कॉस्ट लो क्वालिटी का लेदर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करके। क्या कमाल पाकिस्तानी मशवरा दिया है कि कॉस्ट कम करनी है तो क्वालिटी गिरा देते हैं। या डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्ट KTC's कैपिटल इन रियल एस्टेट, या सब कुछ बंद कर देते हैं और वही करते हैं जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज कर रहे हैं कि हम रियल स्टेट में लगा देते हैं। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान को इतना तबाही पहुंचाई है कि सारे कारोबारी सोचते थे कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बिजली चलाएंगे, लेबर को पे करेंगे, ख्वार होंगे, सारा कुछ करके थोड़ा सा प्रॉफिट आना है, और यही पैसा उठा के अगर हमने रियल स्टेट में लगाया होगा, सुकून से अपने घरों में बैठे होंगे, जूस वूस पी रहे होंगे, यशी कर रहे होंगे, और साल बाद उसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो सब के सब इस सुस्त आसान इन्वेस्टमेंट पे लग गए और मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ मुल्क में, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में मेजॉरिटी चीज़ें हमें दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके इस्तेमाल करनी पड़ी हैं। इतना रिसोर्सफुल मुल्क होने के बावजूद, करोड़ों की पॉपुलेशन होने के बावजूद हम पाबंद हैं। तो बहरहाल इन्होंने भी तकरीबन वैसा ही सोचा, दोनों ही गंदी बातें सोची हैं। ये कि क्वालिटी गिरा दें, चलो क्वालिटी गिरा दें, खैर है चलेगा। रियल स्टेट में जाओगे तो फिर लेदर जो प्रोड्यूसर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं बीच में कभी कभी जज्बाती हो जाता हूँ, तो आपने माइंड नहीं करना, दुख होता है। नादिर फाउंड
नन ऑफ द प्रपोजल इन केटीज इंटरेस्ट, नादिर को लगा कि इनमें से कोई भी प्रपोजल केटीसी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है और उसने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। सलमान ने ये प्रपोजल केटीसी के मोस्ट सीनियर पार्टनर अकमल को प्रेजेंट किया और उससे कंसेंट लेने की कोशिश की। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अबव प्रपोजल इफ अकमल एग्रीज विद प्रपोजल नंबर 1 ओनली, इफ अकमल एग्रीज विद प्रपोजल नंबर 2 ओनली। हाँ जी, 2 प्रपोजल हैं। एक प्रपोजल है कि क्वालिटी गिरा दें और एक है कि हम बिजनेस ही बदल लें। जब आप बिजनेस बदल रहे होते हैं तो इसकी अप्रूवल किससे चाहिए होती है? सारे पार्टनर से चाहिए होती है। और अगर आप हल्का फुल्का कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो आप मेजॉरिटी। तो अगर अकमल जो है प्रपोजल नंबर 2 को एग्री करता है तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं। आप कहेंगे चूंकि हम अपनी नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं और पार्टनरशिप में अगर आपने पार्टनरशिप का बिजनेस बदलना है तो यू नीड अथॉरिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये अकमल अगर हाँ कर भी दे तो अकमल और ये तो नादिर मानता है, नहीं सलमान मानता है, बाकी लोग तो मानते ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं हो सकेगा। और जो पहला वाला है अकमल मान गया और कौन मान गया? सलमान। पार्टनर्स कितने हैं? 5। तो मेजॉरिटी ने तो नहीं माना अभी भी। तो ऊपर वाले में मेजॉरिटी का मसला और नीचे वाले में मसला ये है कि 100% ना माने तब तक बात नहीं बनेगी। तो ऊपर वाले में कहें या तो किसी और पार्टनर को भी साथ में ला लो तो बात बन जाएगी, और नीचे वाले में आप कहेंगे कि आपको 100% लोगों को मिलाना होगा, जिसमें नादिर तो अभी भी दुखी है, नादिर तो नहीं मानता। तो बिजनेस चेंज करने का काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर ना मान जाए, और बाकी जो सादा बिजनेसेस होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल होती है। डन। मैं आपको कहा था कि जब नंबर ज़्यादा होते हैं ना तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा आउट ऑफ द वे सोचना होता है, कुछ उस तरह से जवाब देना होता है। फिर ज़हीर रिसेंटली ग्रेजुएट किया है उसने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से। उसको ज़ारा ने अप्रोच किया एक ऑफ़र के साथ कि एक डिज़ाइनर बुटीक शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, जिसका नाम होगा ज़रीर। वाह, ज़हीर और ज़ारा, या बल्कि ज़ारा और ज़हीर, तो ZAR यहाँ लगा दिया तो ज़रीर। वाह, क्या दिमाग पाया उसने। उसे लगे कि ज़हीर से मिलता जुलता है, जबकि वो बाद में कह दे कि ये तो ज़ारा से ज़रीर निकला था। सही है। ज़ारा ने कहा कि एक शॉप ले लेते हैं कराची में उसके ऑपरेशन मैनेज करने के लिए, और ज़हीर जो है वो डिज़ाइन करने के लिए ड्रेसेस बुटीक के रिस्पॉन्सिबल होगा। ज़ारा एक फॉर्मल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है ज़हीर के साथ। वो ये चाहती है कि बुटीक को 5 साल के लिए चलाया जाए और आफ्टरवर्ड्स अगर सक्सेसफुल रहे तो इंटरनेशनल ब्रांचेस ओपन कर ली जाएं विदाउट एनी प्रॉफिट शेयरिंग विद ज़हीर। उसने कहा हम इसे 5 साल तक चलाएं और 5 साल में अगर ही प्रॉफिटेबल हो गया तो इससे आगे जो बिजनेस होगा वो मेरा है। तो एक्स्ट्रा ही सियानी खातून है। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज सूटेबल फॉर ज़ारा। ज़ारा अगर ऐसा चाहती है तो ज़ारा को कौन सी तरह की पार्टनरशिप ज़्यादा सूट करेगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। चूंकि उसकी नीयत सही नहीं है, वो 5 साल बाद कह रही है कि बस ख़त्म कर दें और फिर अब मैं इंटरनेशनल निकल जाऊँ अकेले, तो वो 5 साल की पार्टनरशिप करे। 5 साल के बाद ये पार्टनरशिप खुद ही से डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद ज़ारा जो मर्जी करे, ज़हीर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। Discuss the statutory right and duties of both Zara and Zahir which can be restricted or extended in Zara's favor by way of partnership contract. आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज बताएं और जिनको इस तरह से बनाया जा सकता है कि वो ज़ारा को हेल्प करें। तो ज़ारा पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या क्या ऐसी तब्दीलियां लेके आए जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। ज़ारा की इस खराब नीयत को सपोर्ट करना है अब हमने। क्या मशवरे देने हैं उसे? सबसे पहले तो पार्टनरशिप का नाम ये होना चाहिए ये एग्रीमेंट में हो, और ज़हीर को एग्रीमेंट के लिए बना ले। इस वक्त एग्रीमेंट में क्या बातें तय करें? प्रॉफिट के डिसीजन में ज़हीर शामिल नहीं होना चाहिए। लॉस ज़ारा शेयर ना करे। इस वक्त सजेस्ट करना ना, मानने ना माने वो बात की बात है। इस वक्त तो हमने मशवरा देना है पुटा पुटे, हमने इस वक्त ज़ारा को सपोर्ट करना है। बताएं वो क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं दोनों की विच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एक्सटेंडेड इन ज़ारा's फेवर बाय वे ऑफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों की राइट्स और ड्यूटीज़ में से कौन सी ऐसी हैं जिसको ज़ारा की फेवर की तरफ ले जाया जा सकता है? एक तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना दी है खास टाइम के लिए, ओके जी, काम सारा ज़हीर करेगा।
ज़ारा बुक्स, बिजनेस का राइट हमेशा ज़ारा के पास होगा। ज़ारा बिजनेस खत्म होने के बाद ज़ारा अपने नाम से ये काम करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन ज़हीर अगर अपने नाम से करना चाहे तो नहीं कर सकता। ज़हीर ड्यूरिंग द पार्टनरशिप ऐसा काम नहीं करेगा। और ज़ारा बुक्स ऑफ अकाउंट ज़ारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगी और उसके पास फुल एक्सेस होगी, और ज़हीर कभी कभी देखना चाहे तो देखेगा। ज़ारा ज़हीर के मशवरे के बगैर कोई भी बिजनेस डिसीजन ले लिया करेगी। किसी भी बिजनेस से रोक सकती है। किसी भी बिजनेस से ज़हीर को रोक सकती है। तो ये अजीब सा सवाल है जिसमें हमने एक करप्ट खातून को सपोर्ट करना है और उसे मशवरा देना है कि देखो तुम इस तरह से कर लो तो पार्टनरशिप में तुम्हारे लिए बड़ी गुंजाइश है। 8 नंबर का सवाल है, बड़ा ओपन एंडेड सवाल है। ऐसा है कि जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि ये भी हो सकता है, उस तरह से भी हो सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन ख़त्म नहीं की जा सकती, वो भी हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ी हुई। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसमें हमें समझ आ जाता है कि वो कौन सी मजीद रिस्ट्रिक्शन है जो लग सकती हैं। तो ये इस चैप्टर से आंसर हो रहा है, लेकिन अगला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कुछ और थोड़ी सी और बातें भी पता लग जाएंगी जिसमें आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें कंपोनेंट सिर्फ लिखे गए या सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे? नहीं, इसमें उन्होंने कहा कि डिस्कस करें। तो डिस्कस करने का मतलब है आपने थोड़ी सी उस पर बात ज़रूर करनी है। अगर वो कहते थे ना आइडेंटिफाई, तो बस हम सिर्फ नाम लिख के छोड़ देते हैं। डिस्कस का मतलब अब हमने थोड़ा सा उस पर बातचीत करनी है। तो ये एक मज़ेदार सा सवाल जिसका बड़ा ओपन एंडेड से जवाब हो सकता है। शायद हर बंदे का डिफरेंट जवाब हो, लेकिन बस वो देखना ही चाहेंगे कि क्या आपको बात समझ आई है, क्या आप बता सकते हैं कि हम क्या क्या राइट्स वगैरह में चेंज कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसका जवाब चैप्टर 13 से भी होगा। डन। बस फिर एक छोटा सा सवाल। 30 जून 2021 को नुमान, सलीम, अहमद एंड सना, 4 लोग हैं, नुमान, सलीम, अहमद और सना, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ऑफ डेनिम फैब्रिक्स। मैंने हिसाब लगाया है कि इनको टेक्सटाइल बहुत पसंद है। ज़्यादातर जो बिजनेस करवा रहे हैं ना, ये टेक्सटाइल टाइप के ही करवा रहे हैं। अच्छा, उसका नाम था डमास्क ट्रेडर्स, DT। At the time of commencement of partnership, Numan disclosed to other partners his interest in family business of export of velvet fabrics. पार्टनरशिप स्टार्ट करते हुए नुमान ने बड़ा ईमानदारी से अपने बाकी सारे दोस्तों को बताया कि भाई मैं तो, मेरी फैमिली का अपना बिजनेस है वेलवेट फैब्रिक्स के एक्सपोर्ट का, मैं उसको भी देख रहा हूँ। ड्यू टू हिज कनेक्शन विद फॉरेन बायर्स, नुमान ब्रॉट इन मैनी एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर DT। और इसका नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। उसके कनेक्शंस थे एक्सपोर्टर्स वगैरह के साथ, तो ऐसे में उसने बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है ना, फॉरेन बायर के साथ कनेक्शन थे, तो बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर उसने DT को लाके दिए। सलीम हैंडल्ड ऑपरेशंस एंड एंश्योर्ड टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स टू। सलीम ने सारे ऑपरेशंस हैंडल किए और टाइमली जो डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स है उसको भी इंश्योर किया। बीइंग द कंसल्टेंट ऑफ DT, कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स अंडर पार्टनरशिप एक्ट। आप कंसल्टेंट हैं, आपने कुछ मैटर्स उनके देखने हैं और 3 नंबर के हिसाब से आपने जवाब देना है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा साइंस नहीं होगी। पढ़ लेते हैं। 5 सितंबर 2022 को एक मीटिंग हेल्ड हुई है। डिस्कस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ DT फॉर ईयर एंड दिस फॉलोइंग मैटर वर डिस्कस इन द मीटिंग। प्रॉफिट फॉर ईयर वाज डिटरमाइंड आफ्टर accruing Salim salary of 100,000 per month of running DT operation. Numan found this unjustified and demanded an equivalent salary for his effort to establish DT business. Discuss validity of Numan viewpoint. 3 नंबर का एक छोटा सा पार्ट। नुमान को पता लगा कि दूसरे बंदे को सैलरी मिल रही है और मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। उसने कहा ये एक नाइंसाफ़ी है। क्या नुमान का पॉइंट वैलिड है या इनवैलिड है? अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तय हुआ था कि उसे सैलरी मिलेगी और उसे नहीं मिलेगी तो फिर, और अगर कुछ नहीं तय हुआ तो वैसे ही किसी को सैलरी नहीं मिलनी होती। तो अगर कुछ नहीं तय हुआ उसे सैलरी मिल रही है तो अनजस्टिफाइड है, और अगर तय हुआ था कि उसे मिलेगी इसे नहीं मिलेगी तो ठीक है। फिर ये एग्रीमेंट में तय हुआ था, ऐसे चाहिए कि बैठे कहे भाई एग्रीमेंट दोबारा से रिवाइज करते हैं, मेरी सैलरी डालो नहीं तो मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। तो सैलरी जो है खुद ब खुद नहीं मिलती, इसके लिए लिखत पढ़त करनी पड़ती है। दूसरा 3 नंबर का पॉइंट, 20% ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर वर कंबाइंड ऑर्डर फॉर डेनिम एंड वेलवेट फैब्रिक्स। 20% एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो है कंबाइंड थे, डेनिम भी और वेलवेट भी, उसका घर का बिजनेस भी और कंपनी वालों का बिजनेस भी, विच वर जॉइंटली फुलफिल्ड बाय DT एंड नुमान फैमिली बिजनेस। Salim argued that 50% of the velvet business profit should be paid to DT. Comment on validity of Salim's argument. सलीम ने कहा कि वो जो वेलवेट वाले ऑर्डर में जो प्रॉफिट हुआ उसका 50% हमें मिलना चाहिए।
नहीं, क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाया, उसने शुरू में सबको बताया था, फिर उस बंदे के कनेक्शन की वजह से इस फर्म को फ़ायदा भी हुआ है। तो इस टाइम पे ये कहना गलत होगा कि वो बंदा खामोशी से प्रॉफिट बना रहा है और उस प्रॉफिट में हमारा हिस्सा चाहिए, तो ये बात उसने मुनासिब नहीं की। तीसरा, अहमद इन्फॉर्म दैट ही हैज़ पेड 900,000 फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट टू अ सप्लायर ऑन 31 जनवरी 2022 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन डीटी बैंक अकाउंट। डीटी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो अहमद ने कहा भाई मैंने 9 लाख रुपए अपने पर्सनल अकाउंट से दिया एक सप्लायर को 31 जनवरी 2022 को। 31 मई 2022 को द अमाउंट वॉज पेड बैक टू अहमद। 31 मई 2022 को उसको वो अमाउंट वापस मिल गई। ही डिमांडेड ₹27,000 एज प्रॉफिट विच ही वुड हैव अर्नड इफ फंड्स वर मेंटेन हिज बैंक अकाउंट। उसने कहा मेरे पास पैसे पड़े होते तो मैं 27,000 प्रॉफिट कमा चुका होता, मुझे ये 27,000 दें। एवेल्युएट करें अहमद का जो डिमांड है उसकी वैलिडिटी। एग्री नहीं किया था, तो एग्री नहीं करते तो कुछ नहीं मिलता, 6% मिलता। तो फिर 6% का हिसाब लगा के देख लें। 9 लाख अगर साल के लिए पड़ा हुआ होगा तो 6% के हिसाब से कितना बन जाएगा? 54,000। अच्छा, और इसने कितने अरसे से कितने अरसे तक दिए रखा? 31 जनवरी 2022 से 31 मई 2022, तो 4 महीने पूरे। तो 4 महीने का मतलब है कि वो जो हमने इंटरेस्ट निकाला है साल का, उसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो 54,000 को 3 पे डिवाइड कर दें। 18,000। 18,000 इंटरेस्ट जस्टिफाइड है, उससे ऊपर जस्टिफाइड नहीं है। कुछ नहीं तय हुआ था तो आपको 6% के हिसाब से मिलना चाहिए था, और उसने कितना डिमांड किया हुआ है? 27,000। ये गलत है, 0 देना भी गलत है और 27 भी गलत है। और 27 तकरीबन आधे साल का बनता है। 54,000 ने 54 का हाफ, तो ये आधा साल नहीं था, ये 4 महीने के लिए था। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हिसाब किताब लगा के हमने कहना है कि भाई 18,000 तक क्लेम सही है, उससे ऊपर का क्लेम गलत है। क्योंकि कुछ नहीं तय हुआ था तो फिर नॉर्मल रूल 6% वाला अप्लाई करेगा। ये बात सबको समझ आई है? पक्का? पार्टनर्स जॉइंट एंड सेवरल लायबल होते हैं, तो उसके बावजूद भी वो डिमांड कर रहे हैं। नहीं, असल में बात ये है कि वो पेमेंट कर देता और आके बाकियों से पैसे मांग लेता, लेकिन बाकियों ने उस वक्त पैसे नहीं दिए, 4 महीने बाद जाके उसे पैसे मिले। डिमांड ना करें जी, 4 महीने बाद खुद डिमांड कर रहा है वो। हाँ, अब अगेन इसका मतलब है कि 4 महीने तक भी उसको किसी ने नहीं दिए थे। जॉइंट एंड सेवरल में ये है कि अगर एक बंदे पर मुसीबत पड़ जाए तो फिर बाकी आके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब अकेले बंदे ने कोई पेमेंट कर दी और बाकियों ने उस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो पेमेंट टेक्निकली उसकी तरफ से एक लोन है पार्टनरशिप के नाम। जब वापस मिलेगा तब तक लोन उनके पास पड़ा हुआ था, और वो कहता है मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा होता तो मैं 27,000 का प्रॉफिट कमा चुका होता। तो भाई अगर ऐसा था तो आप शुरू में तय कर लेते कि मुझे अगर लेट मिला तो मैं इस पर 12% इंटरेस्ट लूंगा। जब कुछ नहीं डिफाइन किया तो फिर 6% का यूनिवर्सल रूल अप्लाई हो जाएगा। डन? ड्यूरिंग द मीटिंग, अब देखिए सवाल दिखने में भयानक सा लगता है, बड़ा सा सवाल, इतने सारे पार्ट, लेकिन असल में पार्ट सिर्फ ये 2 लाइनों के सवाल है। During the meeting, Numan stated that since he had brought most of the orders for DT, remaining partner cannot cannot use the brand name Damas Trader if he decided to leave the partnership. Discuss the validity of Numan's statement. नुमान ने कहा कि भाई चूंकि मैंने बहुत सारा काम किया इस इदारे के लिए, तो अगर मैं छोड़ के चला गया तो कोई भी ये वाला ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या क्लेम सही है गलत है? कौन सा रूल कैसे साबित करेंगे? कोई भी शख्स किसी दूसरे को कारोबार करने से नहीं रोक सकता। वो अगर जा रहा है और बाकी कारोबार करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का नाम तो इन सबके कंबाइंड उस पर था। तो अगर वो एग्रीमेंट में ये लिखवा देता है कि ये नाम हमारा हम में से कोई यूज़ नहीं करेगा, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद यूज़ करना चाह रहा है। वो कह रहा है अगर मैं पार्टनरशिप से जाऊंगा तो रिमेनिंग पार्टनर उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो कह रहा है तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते, मैं यूज़ करूंगा। तो ये भी थोड़ा सा गलत है। बट अगर ऐसी बात एग्रीमेंट में तय हो जाए तो जो तय हो जाए वो ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर सारे राजी हैं और एग्रीमेंट में, तो उसे चाहिए कि एग्रीमेंट में इस तरह की क्लॉज डलवा दे। अगर सारे राजी हो जाएं तो ठीक है। अगर एग्रीमेंट में ना हो तो नया एग्रीमेंट बना दो। अगर एग्रीमेंट में ना हो तो फिर जाहिर है फिर एक नया एग्रीमेंट बनेगा, पार्टनरशिप की दोबारा से तश्कील होगी, नए एग्रीमेंट में नई टर्म्स बनेंगे। तो बेहतर है कि पुराने ही एग्रीमेंट में अल्ट्रेशन कर ले रादर देन नोवेशन की तरफ जाएं।
अब तो आप लोग सियाने हैं, आपको अल्ट्रेशन इनोवेशन का फर्क भी पता है। तो ये था एक भयानक दिखने वाला सवाल। फिर सीधा सीधा सा रट्टे वाला सवाल, वो एसेट्स जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड होते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, ये सवाल कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 नवंबर 2023 को वसीम एज ऑफ मेजॉरिटी, हाँ ये मैंने बताया था कि इस चैप्टर से नहीं, ये अगले चैप्टर से आंसर होता है।